सेशन में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बेहद ही जरूरी है। टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं और इसे पढ़ने की क्यों आवश्यकता होती है, इन सारी बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति को दर्शाने के लिए ये रेखाएं ग्लोब एवं मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कभी आपने ग्लोब देखा होगा, कोई मानचित्र देखे होंगे, जैसे हम कहें कि यह ग्लोब है, यह क्या है, ग्लोब है। तो यह ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कहीं लाइन खींची गई है, जैसे आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा, मकर रेखा का नाम सुना होगा, भूमध्य रेखा का नाम सुना होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि कहीं खोजेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है। जैसे ये ग्लोब है, यानी पूरा यह विश्व है, विश्व का ये मानचित्र है। आपने बीचों बीच से एक रेखा सुने होंगे, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर एक रेखा खींची जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसके नीचे दक्षिण में एक रेखा खींची जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलती हैं। तो ये सब क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको कहीं पृथ्वी पर खींचा नहीं गया है, लेकिन इसका पढ़ने के लिए उपयोगी क्यों है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो यह ध्यान दीजिए कि ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। सारे डायग्राम और इमेज मैप सब लगाया है। यह वीडियो बहुत मस्त होने वाली है और ये कंसेप्ट पूरी तरीके से आज क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो निश्चित ही आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। जो पृथ्वी पर किसी स्थान की लोकेशन को निर्धारित करने में क्या करती है, मदद करती है। भाई लोकेशन यानी कोई हम कहें कि भारत किस अक्षांश और किस देशांतर पे है, या आपका गांव किस अक्षांश और किस देशांतर पर है, या कोई पब्लिक प्लेस है वो किस अक्षांश और किस देशांतर पर है, इसकी स्थिति को ज्ञात करने में किसका सहयोग होता है, अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश और देशांतर का क्या काम है, अक्षांश व देशांतर का क्या काम है भाई, अक्षांश व देशांतर का क्या काम है, किसी भी जगह की क्या करना, स्थिति ज्ञात करना। स्थिति मतलब लोकेशन ज्ञात करना, किसी भी जगह की स्थिति ज्ञात करना। अभी अपने गांव का आप देखेंगे कि आपका गांव किस अक्षांश और किस देशांतर पे है तो बता देगा, उत्तर प्रदेश किस अक्षांश और किस देशांतर पे है तो बताएगा, भारत किस अक्षांश और किस देशांतर पे है ये बताएगा। अभी डायग्राम लगाए हैं, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो अक्षांश और देशांतर का क्या काम है, किसी भी जगह का, जैसे विश्व का मानचित्र है, जैसे मान के चलिए भारत यहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित है, तो अब भारत विश्व पटल पर यानी विश्व के मानचित्र पर किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच स्थित है यह पता चल जाएगा। अब समझ गए ना अक्षांश और देशांतर का क्या काम है भाई। तो विश्व के मानचित्र पर या ग्लोब पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी देश की नदी, पहाड़, पर्वत या स्थान की क्या करता है, यह लोकेशन ज्ञात करता है, यानी स्थिति ज्ञात करता है कि विश्व पटल पर यह किस अक्षांश और किस देशांतर पर यह देश या नदी, पहाड़, पर्वत स्थित है, ठीक। इन रेखाओं की मदद से हम गांव, नगर, देश या किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को आसानी से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का मतलब भी हम बताएंगे। अभी अक्षांश और देशांतर का बताएं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ा दिए एक ही में, मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए यह वीडियो सबसे अलग होने वाली है, ठीक। एक बिंदु ग्लोब के ठीक ऊपर की ओर होता है जिससे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव। थोड़ा सा ज्योग्राफी में आपको यह ध्यान रखना है कि शब्दावली थोड़ी सी कठिन होती है, शब्दावली समझना है। यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे हम ध्यान दीजिए, यह ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखाएं खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य से खींची गई जो काल्पनिक रेखा उसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा, और यह जो ऊपर का जो इलाका बच रहा है और ये नीचे का जो इलाका बच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। अब समझ गए ना, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर को क्या बोलते हैं जी, 90 डिग्री के आसपास वाले इलाकों को उत्तरी ध्रुव, और भूमध्य रेखा के नीचे 90 डिग्री के आसपास को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो यहां लिखा है ना, एक बिंदु ग्लोब के ठीक ऊपर की ओर होता है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और एकदम जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अभी आपने क्या समझा,
कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, उत्तरी ध्रुव आप 90 डिग्री के आसपास है उत्तर में, दक्षिणी ध्रुव जो दक्षिण में है 90 डिग्री के आसपास उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इतना समझ गए ना, अब ध्यान रखिएगा। अगला है, यदि हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो यहाँ डायग्राम लिए हैं, मैप लिए हैं, यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। थोड़ी सी तो समय आपको देना होगा अगर बेहतर से बेहतर कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो। यहाँ लिखा है, यदि हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो हमें इन ध्रुवों के बीचों बीच एक वृत्त खींचा हुआ दिखाई देता है। किनके? यदि हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो इन दोनों ध्रुव, कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के बीच एक वृत्त खींचा हुआ प्रतीत होता है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे इसको क्या हमने बोला जी? उत्तरी ध्रुव। क्या बोला? उत्तरी ध्रुव बोला। इसको क्या बोले? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ एक वृत्त दिखाई दे रहा है ना, और नीचे भी एक वृत्त दिखाई दे रहा है ना। ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीच एक वृत्त आकार का क्या खींचा गया है? खींचा गया है एक वृत्त, जिसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक, ये बीच वाली उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहाँ आप समझ लीजिए, इस डायग्राम से अगर क्लियर नहीं होते हैं तो यहाँ देखिए, ऊपर वाले नॉर्थ पोल इसको उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, नीचे वाले को साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, इसके बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है ना, इसी रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसके ऊपर यानी भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर, ठीक, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसके ऊपर, इसके नीचे कौन? मकर रेखा। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा कि अक्षांश और देशांतर का क्या काम है भाई? तो कहे आपकी किसी भी देश, जगह, प्लेस की क्या करना है? लोकेशन ज्ञात करना है कि वह जगह किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है। यहां डायग्राम में आप देखिए, पॉइंट लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, है ना। विश्व पटल पर कौन जगह, कौन प्लेस किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है। जैसे यहां देखिए, यह एक प्लेस है, यह क्या है? एक प्लेस है। क्या लिखा है? 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। यह क्या है? जो ये आप जो रेखाएं देख रहे हैं, यह क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। इससे ऊपर कहाँ? 40 डिग्री क्या है? नॉर्थ, और 30 डिग्री वेस्ट। क्या है? 30 डिग्री वेस्ट। और बताइए 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कहाँ? 30 डिग्री वेस्ट, पश्चिम यह जगह स्थित है। जो भी जगह होगा, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। तो यह क्या है? अक्षांश और देशांतर का क्या काम हो गया? किसी भी जगह स्थान की लोकेशन को ज्ञात करना कि वह जगह स्थान किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है। अभी भारत का हम देखेंगे तो क्लियर और होने वाला है। ठीक, अगला देखिए, अक्षांश रेखाएं। अब यहां ध्यान रखिए, अक्षांश रेखाएं। अभी हम तो अक्षांश और देशांतर देख रहे थे, अब थोड़ी सी अक्षांश रेखाएं देख लीजिए। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। अब ध्यान रखिएगा, हमने एक ग्लोब बना दिया, अक्षांश रेखा ना। अक्षांश रेखा जो भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं तो अक्षांश रेखाएं। जैसे यह पूरब से पश्चिम, या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये जितने भी खींच लीजिए, ये सब क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहां थोड़ा सा देख लीजिए, और ये क्या होते हैं? इक्वेटर के समानांतर होती है, और बीच में क्या होता है? बीच में भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा की क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी समानांतर। उत्तर की ओर समानांतर, दक्षिण की ओर होती है, यानी दोनों आपस में कभी मिलेंगी नहीं। अब देखिए, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कैसे कहते हैं भाई? ध्यान रखिए, अक्षांश कैसे कहते हैं। अब थोड़ा सा अक्षांश को आपको समझना होगा। भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा के केंद्र से, भूमध्य रेखा के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। जैसे कोणीय दूरी का मतलब समझ लीजिए, कोई 30 डिग्री पर, कोई यहां पे मान के चलिए कोई देश स्थित है, यहाँ पे क्या है? कोई जगह स्थित है, और इसको मिला दिए, इसको मिला दी, तो अब यह पता चल गया ना, यही कोणीय दूरी। तो इसी को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं।
यानी पृथ्वी के विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा के केंद्र से मापी गई किसी भी जगह की कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है या 30 डिग्री पे है या 45 डिग्री पे है देश, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। तथा समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश को रेखा बोलते हैं। और इसी को क्या कर दिए? मिला दिए, तो ये क्या हो गई? रेखा हो गई। और कोणीय दूरी हो गई, तो ये क्या हो गई? अक्षांश हो गई। भूमध्य रेखा 0 सबसे प्रमुख अक्षांश रेखा होता है। यानी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होती है, क्या नाम है उसका जी? सबसे बड़ी, एक गोला अगर ले लीजिएगा, गोला में एक ही सबसे बड़ा आप रेखा खींच सकते हैं। जैसे इसके बीच से अगर खींचेंगे तो एक बड़ा होगा, इससे ऊपर खींचिए तो थोड़ी छोटी होगी, इससे और ऊपर छोटी, नीचे भी खींचेंगे तो छोटी होगी। यानी सबसे बड़ी अगर कोई भी रेखा होगी तो एक ही होगी, वह 0 डिग्री है। 0 डिग्री को ही भूमध्य रेखा। कई बार तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का क्या नाम है, तो क्या है? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। कुल 179 अक्षांश रेखाएं होती है, 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा। यहां से प्रश्न बनता है, कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा। इसी डायग्राम को पुनः हटाते हैं, पुनः एक बार बनाते हैं। अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया, अभी आपने हमको यहां देख लीजिए, ये डायग्राम आपको देखना बहुत जरूरी है। हमने क्या कहा जी? टोटल अक्षांश कितनी होती है? 179। कई बार ये 189 होगा जी, सॉरी नहीं, 80 80 90 90 180 और 181। एक मिनट सुनिए, 181 माइनस 2, हाँ 179, ठीक है 179। अब कैसे भाई 179? यहां देखिए, यहां क्लियर हो जाएगा। यह 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री यानी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और नीचे भी कितनी है? 90। ध्यान रखिएगा, यानी यहां देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना? नॉर्थ में ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करना ही सही होगा। अब ध्यान दीजिए, नॉर्थ में कितना? 90। 0 से साउथ में कितना? प्लस 90। साउथ है, साउथ मतलब दक्षिण। और 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अभी हमने बताया कि 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, इसलिए इसको एक काउंट करते हैं। क्या करते हैं? एक काउंट करते हैं। तो अब बताइए, 90 90 180 और 180 181, लेकिन हमने तो 179 लिखा है ना। तो कई बार पहले ये प्रश्न आयोग ठीक कर देता था, लेकिन अब वर्तमान में आपका आयोग ने यह सही किया है। तो अब बहुत सारी किताबों में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी किताबों में अब 179 दे रहा है कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179। अब इसको आपको नहीं लेना है। कैसे? अब हमने कहा कि देखो जी, ये लाइन खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर आते आते दक्षिणी ध्रुव पर जो लाइन है बिंदु आकार रूप धारण करेगी। ऊपर भी खींचते जाओ, छोटी होती जाएंगी छोटी होती जाएंगी, और एक ऐसा समय आएगा कि यह रेखा इतनी छोटी हो जाएंगी कि बिंदु का रूप धारण कर लेंगी। अगर हम कहें कि यह क्या रेखा है, तो कहोगे कि नहीं। तो रेखा का मतलब क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? दूरी होना चाहिए। तो अब यहाँ बिंदु का रूप धारण कर ली, तो एक उत्तरी ध्रुव से कम हो जाती है और एक दक्षिणी ध्रुव से कम हो जाती है। तो 181 आपने यहाँ देखा ना, 181, तो 181 माइनस 2 कर लीजिए तो कितना हो जाता है? 179 होता है। तो अगर प्रश्न आएगा कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179। 181 क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरी ध्रुव में रेखा जो है बिंदु का रूप धारण कर लेती है, इसलिए उसको रेखा काउंट नहीं करते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में वही स्थिति आती है, इसलिए रेखा काउंट नहीं करते हैं। ठीक, अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुल 179 अक्षांश रेखाएं होती है। 89 उत्तर में, क्योंकि एक कम हो गई, 89 दक्षिण में कम हो गई। भूमध्य रेखा 0 डिग्री को भी एक मानते हैं। ठीक, उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाएं 0 से 90 उत्तर और 0 से 90 दक्षिण साउथ कहते हैं। हो गया ना? अब यहां पे आप अगर कंफ्यूजन तो है नहीं, यह ग्लोब हो गया, यह 0 डिग्री, 0 से 90 को उत्तर और 0 से 90 को क्या बोलते हैं? दक्षिणी। अब इसी को आगे चल के क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। यहां दिए, यहां देख लीजिए,
अक्षांश माप जैसे इतना डिग्री, अभी हमने आपको बताया ना कि कितना डिग्री का कोण बना भाई पिछली वीडियो में। जैसे हमने कहा कि यहां से अगर भूमध्य रेखा से कोई दूरी मापे यहां से यहां तक, तो भाई कितने डिग्री का बना, मान के चलो 23.5 डिग्री, यानी 23 सही 1/2 डिग्री। तो ये तो क्या हो गई, अक्षांश हो गई। लेकिन इसको अगर मिला दिया गया तो यह क्या हो गई, अक्षांश रेखा हो गई। ये चीजें हमने बता दिया है। वह रेखा जो उस अक्षांश पर खींची गई है, जैसे कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, या कोई अन्य रेखा भी हो सकती है, मकर रेखा, आर्कटिक, जो भी हो सकता है, ठीक। अब यहां देखिए, अक्षांश, अक्षांश क्या करती है, किसी जगह की लोकेशन, स्थिति ज्ञात करती है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या करती है भाई, जलवायु ज्ञात करती है। अब ध्यान रखिएगा, अक्षांश और अक्षांश रेखा आप एक ही में पढ़े हैं ना, लेकिन अक्षांश क्या कर रही है, किसी देश की जगह की लोकेशन, और अक्षांश इसके साथ रेखा जुड़ गया तो यह क्या करती है, जलवायु ज्ञात करती है। कैसे, अब यह हम उदाहरण से आपको समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे तो फिर ये गलती नहीं करेंगे। जैसे आपको बार बार पढ़ाया गया होगा कि सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। जैसे यह ध्यान दीजिए, बीच में भूमध्य रेखा ऊपर, कर्क रेखा नीचे, मकर रेखा, यहां आर्कटिक और यहां अंटार्कटिक। अब बताइए सबसे अधिक टेम्परेचर कहां होता है भाई, सूर्य जहां चमकता होगा तो सूर्य कहां चमकेगा भाई, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो बताओ ये अक्षांश रेखा है ना, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य सीधे चमकता है, तो बताओ टेम्परेचर, गर्मी अधिक होगी ना, क्या होगी, गर्मी अधिक होगी। तो भाई तो ये रेखाएं है ना, तो रेखाएं क्या करती है, जस्ट इसके ऊपर जाओगे, जस्ट इसका और नीचे जाते जाओगे तो कभी आपने सुना होगा कि उत्तरी ध्रुव पर बर्फ रहता है, दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ रहता है। उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन, 6 महीने का अपने रात सुना होगा। आखिर क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी वहां पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसलिए अब बताओ जी अक्षांश रेखा का क्या काम हो गया, जलवायु ज्ञात करनी है, टेम्परेचर पता चल गया ना, और इसके बीच में सूर्य चमक रहा है तो गर्मी अधिक, इससे ऊपर कम गर्मी, इससे ऊपर कम गर्मी, सबसे ऊपर बिल्कुल प्रकाश से ही नहीं जाता है, उसी तरह से नीचे, उस तरह से नीचे। आप समझ गया ना अक्षांश रेखा का क्या काम हो गया, टेम्परेचर, जलवायु, मौसम ज्ञात करना। देशांतर रेखा भाई अब समझ लीजिए, प्रधान यामोत्तर रेखा जो पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या करते, कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है, तथा इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब देखो देशांतर रेखा किसे कहते हैं भाई, अब सीधे तौर पे पहले तो समझ लीजिए, अक्षांश क्या थी, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, और देशांतर रेखा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये प्रधान यामोत्तर रेखा है जिसको बोलते हैं जीएमटी। अब यहां से खींचिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो यह क्या हो गई, यह भी काल्पनिक रेखा है, यह भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। तो ये आप समझ गए ना, देशांतर किसे कहते हैं भाई, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। कोणीय दूरी जैसे हमने उसका बताया, तथा स्थान से गुजरने वाली हम उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ये रेखाएं मिला रही है ना, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर की क्या स्थिति है भाई, लोकेशन, और देशांतर रेखा समय का निर्धारण। यहां भी देखिए अक्षांश लोकेशन, अक्षांश रेखा जलवायु, देशांतर लोकेशन और देशांतर रेखा समय का निर्धारण। समय का निर्धारण कैसे होगा ये भी बताएंगे। ये ग्रीनविच है, ये बीचों बीच से गुजरती है, यही समय का निर्धारण करती है, और इसे उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव मिला रही है ना रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, देशांतर। आप यहां देख रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिए, कुल देशांतर की संख्या, ये प्रश्न आपका बनता है डायरेक्ट एग्जाम में। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है भाई, अक्षांश रेखा की 179। अब कितना है, 360। अब समय का निर्धारण हमने बताया था जी कि देशांतर जो रेखा है वह समय का निर्धारण करते हैं। कैसे करेगी बताओ जी, पृथ्वी एक चक्कर पृथ्वी एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूमती है तो कितना समय लेती है, तो आप सुने होंगे, तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटा। कितना, 24 घंटा, 24 घंटा समय लेती है। तो 24 से भाग दीजिए यहाँ पर जी,
तो 1 घंटा में कितना घूमेगी पृथ्वी? तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? तो 360, ध्यान रखिए 360/24। कुल देशांतर रेखाएं 360 है ना, तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री घूम जाएंगी, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे का। तो इसमें 24 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 6 से 2, 6 चौका 24, 6 चौके 36 और 15 चौका 60। यानी 1 घंटा में कितना घूम गई पृथ्वी? 1 घंटा में कितना घूम गई? 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर घूम गई। अब ध्यान रखिए, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बताओ कुल देशांतर की संख्या 360, लेकिन ये पूछा जाता है 1 घंटा में पृथ्वी कितने देशांतर मूव करती है भाई? तो 1 घंटा में कितने डिग्री घूमती है? 15 देशांतर। कई बार तो यह पूछा गया है कि बताइए 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा में बताइए 60 मिनट और 15 देशांतर। यहां से भी क्लियर करिए, यहां से भी प्रश्न आता है। अब देखिए, अब एक देशांतर बराबर अगर निकालना होगा तो इधर क्या हो जाएगा? 60 में भागा हो जाएगा 15 से, और यहां क्या बच जाएगा? 1 देशांतर। अब प्रश्न बनता है कि 1 देशांतर 15 चौका 60 मिनट, 1 देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना देशांतर? 15 देशांतर। ये कॉम्पिटिटिव के प्रश्न है, याद रखिएगा। अब भारत का, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब भारत का यहाँ पे मैप लिया गया है, यहाँ और क्लियर होने वाला है। अक्षांशीय विस्तार, भारत की उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार, भारत की पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। अब सीधे तौर पे आप समझिए कि भारत विश्व पटल पर किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ एक मैप बनाए, बन गया, बीच से भूमध्य रेखा बन गया, ठीक। यहाँ से बीचों बीच से जीएमटी गुजार दिए। उसके बाद ऊपर क्या है? कर्क रेखा है। हटा दीजिए इसको, इस तरह से बनाइए, 4 ही गोलार्ध बनाइए क्योंकि भारत को दिखाना है ना। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, अब भारत के बीचों बीच से क्या कौन सी रेखा गुजरती है? अब बताइए भारत किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर और जीएमटी के पूर्व। तो भारत किस गोलार्ध में हुआ जी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो यहां देखिए 2 ही दिशा आ रही है। कौन सी 2 दिशा? उत्तरी और पूर्वी। कई बार तो प्रश्न पूछा था कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। और उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? यहां हम एक भारत का मैप लगाए हैं, यहां देख लीजिए। देखिए ये भारत है, रुको जी, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखिए। भारत किस गोलार्ध में था? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में था। तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पूरा हिस्सा क्या है? उत्तरी में है। कौन कितना डिग्री था? 8 डिग्री 4 मिनट से कहा जाता है चौहद्दी। जैसे हम कहें कि देखिए आपने अपना यहाँ घर बनाया है, आपने यहाँ अपना क्या बनाया है? घर बनाया है। आपने यहाँ घर बनाया है, तो आपका घर का हम क्या कर दे? चौहद्दी निकाल दे भाई। तो आपका घर जो है, आपका जो घर है उसके पूरब में कौन है? उसके पश्चिम में कौन है? उत्तर में कौन है? दक्षिण में कौन है? उसी तरह से भारत का यह ज्ञात करना है कि भारत का इधर पूरब तक कितने देशांतर तक फैला है, कितने देशांतर अक्षांश तक फैला है, कितने देशांतर अक्षांश तक फैला है, कितने देशांतर अक्षांश तक फैला है। यही काम है। यानी भारत विश्व मानचित्र पर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो यहां देखिए लिखा है ना, भारत उत्तरी। ये ऊपर वाला हिस्सा सब क्या हो जाएगा? उत्तर। और ये मान के चलिए जीएमटी मान लीजिए, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। तो 2 ही दिशा याद रखना है, उत्तर और पूरब याद रखना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहां? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ये भारत का उत्तरीय विस्तार है, ठीक। उसके बाद देशांतरीय विस्तार क्या है भाई?
68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से, ये 0 डिग्री होता है ना, यह 0 डिग्री होता है। नीचे आप जाएंगे तो ये भूमध्य रेखा होगी, तो यहाँ 0 डिग्री हुआ। तो 0 से 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और ये पूरब से 68 डिग्री से लेकर कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। जैसे आप मित्र पर गमछा झार से भी आप याद करते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के बीचों बीच से एकमात्र कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहां देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना, कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भारत में क्या करती हैं? बांटती हैं। अब देखिए उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटती है। जैसे यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत, और नीचे वाले को दक्षिणी भारत बोलते हैं। जैसे उत्तरी भारत में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा। दक्षिणी भारत में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ये आ जाएंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, आपने अभी देखा। मित्र पर गमछा घार झार, मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड। ठीक, ये है। अब देखिए, अब यहां लिखा है, ये हो ही गया, ये 8 है। कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं। कर्क रेखा के यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत आप देखें ना, तो कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं? 12। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश ऊपर ही है, पंजाब ऊपर ही है, उत्तराखंड ऊपर ही है, हरियाणा ऊपर, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। यानी कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं? ध्यान दीजिए, 8 है। कौन कौन भाई? महाराष्ट्र दक्षिण में है, गोवा दक्षिण में, कर्नाटक दक्षिण में, केरल दक्षिण में, तमिलनाडु दक्षिण में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा कहाँ है? दक्षिण में ही है। ठीक, अब यहां देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी हमने आपको बता ही दिया, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कोई दिक्कत। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री, ये तो याद ही कर लेना है भाई, इसको याद नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जो लाइन है ना 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपको याद ही रखना है, ये तो एग्जाम क्यों। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, भारत के मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा, ये तो कई बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। 6 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट भी आपको याद रखना है। ठीक, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, और वो जो आपने अभी मैप दिखाया हम आपको, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। यानी भारत के ऊपरी बिंदु जो लद्दाख में, उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा काल बोलते हैं, लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट ही इसका नाम है। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन, जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का क्या नाम है, मुख्य बिंदु का क्या नाम है? केप केमोरिन देता है या कन्याकुमारी देता है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है भाई? किवुथी है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व वाला इलाका। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती। ये कहाँ है? गुजरात में है, कच्छ के गुजरात में है। अब यहां देख लीजिए, मकर रेखा जैसे 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है, उसी तरह से भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? आपका मकर रेखा है। ठीक, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 111 किलोमीटर। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, ये याद रखना है। यही सारी